हाँ तो गाइस, अभी आपने ब्लॉक 1 का पहला चैप्टर तैयार किया है जिसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर एलजेब्रा में उम्मीद है सबने सारे टॉपिक्स तैयार किए होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए होंगे, डाउट क्लियर किए होंगे। अब जब आपके ये हो गए तो चलिए अब चलते हैं इस ब्लॉक के सेकंड चैप्टर यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस टॉपिक को अगर हम देखें तो देखने में लगता है केवल 3 टॉपिक हमें इसके अंदर बड़े नजर आते हैं। डायरेक्शन रेशियो इन कोसाइन, लाइन इन 3 डायमेंशन एंड प्लेन इन 3 डायमेंशन। ये 3 टॉपिक इसके अंदर हमें देखने को नजर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज हम सबसे पहले टॉपिक डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन के साथ। डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस में क्या बातें हैं, क्या बातें हमें पढ़नी है, मैं जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू उन पर डाल दूं। डेफिनेशंस क्या है, डायरेक्शन एंगल्स, एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स एज द बेसिस ऑफ टीआरस एंड डीसीज, कंडीशन ऑफ पैरेललिटी एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत करूंगा डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर। ठीक है, तब हम पहुंचेंगे लाइन इन 3 डायमेंशन की तरफ। करेक्ट, हाँ भाई, तो बच्चों अभी अभी आप सभी लोगों ने 11th क्लास की 3D के बारे में एक छोटा सा रिवीजन लिया था। उम्मीद है सबके दिमाग में बाकी सारी पुरानी बातें लौट आई होंगी। अब मैं आप लोगों से 12th क्लास की 3D के ऊपर चर्चा करता हूँ। देखो बेटा, 12th क्लास में मेनली जो हमारे 2 आर्टिकल हैं वो हैं लाइन और प्लेन। बट इन दोनों आर्टिकलों को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस आर्टिकल की है वो है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि लगभग हर सवाल में इन 2 वर्डों का जिक्र होगा, कहीं डायरेक्शन रेशियोज का तो कहीं डायरेक्शन कोसाइंस का। तो आप लोगों को सबसे पहले इस बात के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन के डीआर या किसी भी वेक्टर के डीआर कहाँ होते हैं और वो कैसे निकलते हैं। विद इन 10 सेकेंड्स में आपको डीआर निकलना आ जाना चाहिए, या किसी भी लाइन के डीसी क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। तो पहले हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तब हम 3D के अंदर लाइन पर चर्चा कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आकर डीआर्स को और डीसीज को प्रॉपर तरीके से एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव वे में जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले लाइन के साथ, डायरेक्शन रेशियोज के साथ, है ना, इसको हम शॉर्ट नेम में डीआर्स भी कहते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज, पहली चर्चा मेरी आपसे इस पर होगी, डीआर्स, इस पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, मान लेता हूं लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई के प्लस जेड के बी एनी वेक्टर, देन dr ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, यानी आई जे के कोफिशिएंट। बोलिए तुम पहले भी पढ़ चुके, फिर आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहाँ हम एक नए तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि वेक्टर में भी आप डीआर और डीसी वर्ड से परिचित हो चुके हैं, ये वही डीआर और डीसी है, बट थोड़ा सा इसको एक नई रैपिंग में पैक करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों डीआर ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड हो गए। करेक्ट, यहाँ तक मेरी बात पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर बात आई डीआर तो आपने बता दिए, जरा एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4 के, और आपसे मैं कहूं कि आप मुझे डीआर ऑफ ए वेक्टर बता दीजिए, तो आपको विद इन 10 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए डीआर लिखने में। सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए डीआर के बारे में कि भाई डीआर क्या हैं। डीआर आर द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं विद साइन आर कॉल्ड डीआर। इसको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। करेक्ट, ये तो हो गई डीआर्स के ऊपर चर्चा, है ना। डीआर्स क्या है, अब डीआर्स का यूज क्या है, डीआर्स के हेल्प से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम इस पर बात करेंगे। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के क्या क्या डीआर्स होते हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं नोट डालता हूं, डीआर्स ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डीआर्स क्या होंगे। देखो बच्चों, मान लीजिए एक्स है, ये y है और z है। अगर मैं x एक्सिस पर चर्चा कर रहा हूं तो x एक्सिस पर y और z में तो कोई लेंथ हम बढ़ेंगे नहीं, यानी जो भी लेंथ बढ़ेंगे हम x पे ही बढ़ेंगे। तो x एक्सिस के dr a00 कहे जाते हैं। ठीक, अगर कोई मुझसे कहे dr ऑफ y एक्सिस बता दीजिए साहब, y एक्सिस के dr क्या हैं, तो ये 0 b 0 कहे जाते हैं।
और अगर कोई मुझसे कहे dr ऑफ जेड एक्सिस बता दीजिए भैया, तो वो मेरे बच्चों 0,0,c कही जाती है, क्योंकि जेड एक्सिस पे एक्स और वाई में नहीं बढ़ेंगी, तो 0,0c कही जाती है। ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखिएगा, काम में आएंगे, क्योंकि कई जगह आपको dr ऑफ एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ने वाली है, dr ऑफ वाई एक्सिस की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। करेक्ट। ये तो हो गए डीआर के ऊपर बात। फिर बात है इसका यूज क्या है। तो देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू वेक्टर्स, दो लाइंस या दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने में डीआर का सबसे बड़ा रोल है। मान लेता हूं कि मैं, चलिए दो वेक्टर्स हैं जिनमें पहले वेक्टर के डीआर a1 b1 c1 है और दूसरे वेक्टर के डीआर a2 b2 c2 है ना। ये मैंने डीआर मान लिए, है ना। लेट a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are drs of two vectors, are drs of two vectors, are two vectors, मान लिया। then एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन देम थीटा इज गिवन बाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, डीआर की हेल्प से हम एंगल पता कर सकते हैं। अगर हमें कोई दो वेक्टर्स के डीआर दे दे तो वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल पता कर सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो डीआर का बहुत बड़ा काम में आएगा, कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, कि दो वेक्टर या दो लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं। तो बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, इफ टू लाइन्स या टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके डीआर का रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा, यानी प्रोपोर्शनल होंगे। उनके डीआर आप आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज डीआर आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बेटा बहुत ध्यान रखना, बहुत जगह पर आपको पैरेललिटी शो करने के लिए या चेक करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको जब भी कोई पैरेललिटी चेक करने के लिए कहे, तुरंत आप दोनों वेक्टरों के आई जे के रेशियो करने बैठ जाओ। कोई साइन थीटा या थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, बस आई जे के रेशियो चेक करने बैठ जाओ। अगर वो इक्वल है तो वो पैरेलल है, सीधी सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना सीखेंगे लाइन्स के बीच में, वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी पैरेललिटी चेक करने की। तो मैं चाहता हूँ कि किसी को भी देर ना लगे, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको चैप्टर में मेन रूप से नहीं दी जाएंगी, पर इनके बिना चैप्टर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो पैरेललिटी की कंडीशन पहले सबके दिमाग में सेट हो गई। देन आफ्टर सेकंड कंडीशन पर आऊंगा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन है साहब? परपेंडिकुलरिटी, इफ टू वेक्टर्स और लाइंस आर परपेंडिकुलर, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। वही उनका डॉट प्रोडक्ट a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इस चीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। तो ये दो कंडीशन आपके दिमाग में रट जानी चाहिए कि जब भी कभी मुझे पैरेललिटी चेक करनी होगी तो मैं रेशियो चेक करूंगा, जब भी मुझे परपेंडिकुलरिटी चेक करनी होगी मैं a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 को 0 के इक्वल शो करूंगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशनों के साथ डीआर के ऊपर हम लोग बहुत अच्छी सारी चर्चा कर चुके हैं। देन आफ्टर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा डीसीज पर, फिर कुछ सवालों पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग इनको नोट कर लें आराम से, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट कीजिए, तब अगले आर्टिकल के साथ मुझसे जुड़िए। तो बच्चों अभी आपने डीआर को अच्छी तरह से जाना, अब हम लोग डीसीज के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, डीसीज ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं? डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस।
आगे बहुत सारे चैप्टर में आप लोग सुनेंगे मेरे मुझसे डीसीज ऑफ द वेक्टर निकाल दो, डीसीज ऑफ द लाइन निकाल दो। तो डीसीज क्या है पढ़ ही चुके हैं। मान लेता हूँ लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई के प्लस जेड के बी एनी वेक्टर, देन डायरेक्शन कोसाइंस of a vector is denoted by direction cosines of a vector is denoted by L, M and N, and L equals to cos alpha। यहाँ पर अल्फा क्या है साहब? कोई भी वेक्टर है जो x एक्सिस से एंगल बनाता है उसको हम अल्फा कह देते हैं, y एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम बीटा कह देते हैं, और z एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम गामा कह देते हैं, गामा। ठीक है, तो L इक्वल्स टू cos अल्फा एंड cos अल्फा इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ऐसे करके m इक्वल्स टू cos बीटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड n इक्वल्स टू cos गामा z अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एल एम एन यानी एल एम एन निकालने के दो तरीके, या तो आप हमें एंगल दे दीजिए तो एंगल की हेल्प से cos अल्फा cos बीटा cos गामा की सेंस से निकाल देंगे, या फिर आप हमें वेक्टर दे दीजिए तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से निकाल देंगे। ठीक, तो ये डीसी निकाले। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल बड़े प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कोई वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k, मुझसे किसी ने पूछा कि आपको साहब इसके डीसीज बताने हैं, डीसीज ऑफ ए वेक्टर बता दीजिए क्या होंगे। तो मैं बड़े सीधे तौर पर लिखूंगा l इक्वल्स टू एक्स अपॉन, क्योंकि हमें वेक्टर दिया है उन्होंने, है ना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इट मीन्स 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ऐसे ही m इक्वल्स टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट शुड बी माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसी तरह से n इक्वल्स टू z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दैट शुड बी 4 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लीजिए, दिस आर एल एम एन। पर एक बेहद खास प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इस बात का विशेष 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 तौर पर ध्यान रखिएगा। एन अपॉन नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, आप लोग लिख सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप लोग इस बात को थोड़ा चेक भी कर लो, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का सम हम करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कहने का सेंस मेरा इतना सा आपसे निकल कर आ गया कि डीसीज निकालने के लिए या तो हमें एंगल पता होनी चाहिए या हमें वेक्टर पता होना चाहिए। एंगल पता है तो भी निकाल सकते हैं, वेक्टर पता है तो भी निकाल सकते हैं। ठीक, बट एक बेहद खास प्रॉपर्टी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी से अगर मैं एक और प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करूं तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स व्हिच वेक्टर मेक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से है। तो जो एक बात तो बड़ी अच्छी सी हो गई, जब कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल की चर्चा की जाएगी तो उस समय हमेशा डीसीज की चर्चा की जाएगी, एल एम एन पर चर्चा होगी। एक बड़ा अच्छा सा सवाल आप लोगों की किताबों में है, जरा मैं चाहूंगा वो आप लोग सभी को लोग खोलें। 11.2 निकालिएगा जरा, 11.2 निकालिए जरा। हाँ भाई, मैंने अभी भी कहा आपसे 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो उसमें एक सवाल में आपसे कहा होगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है, उसके डीसीज बता दीजिए साहब।
हाँ भाई, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है 11.1 से। तो भैया एक वेक्टर एक्स एक्सिस से भी अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस से भी अल्फा बनाता है और जेड एक्सिस से भी अल्फा बनाता है। ये उन्होंने हमसे कह रखा है, इक्वल एंगल बनाता है। तो इसके डीसीज बता दो, क्योंकि हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, बोले एल बराबर भी कॉस अल्फा, एम बराबर भी कॉस अल्फा और एन बराबर भी आपके हिसाब से तो कॉस अल्फा। क्यों साहब? अब कॉस अल्फा की वैल्यू निकले तो एलिमेंट निकले, पर एक बेहद खास प्रॉपर्टी हमारे पास जिंदाबाद, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 होता है क्या? तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो भैया ये 1 हो गया। 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो गया। इट मींस कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ गई। तो एल भी कितना हो गया? बोले सर एल भी हो गया प्लस माइनस 1/√3। सिमिलरली एम भी यही हो गया, सिमिलरली एन भी यही हो गया। तो हमने तीनों डीसीज निकाल दिए। तो यानी जहां पर चर्चा होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाने की, वहां पर चर्चा होगी डीसीज की, वहां पर चर्चा होगी डायरेक्शन कोसाइंस की। तो यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियरली समझ में आ गई होगी सबको। मैं चाहूंगा एक बार चीजों को पढ़ लें 1-2 मिनट के बाद, देन आफ्टर फिर हम लोग इसको वीडियो को रोकिए, पूरी चीजों को पढ़िए, तब जाकर अगले टॉपिक से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ भाई, तो बच्चों अब तक हमने डायरेक्शन कोसाइंस को जाना कि भाई एंगलों का जो कोसाइन होता है वो डायरेक्शन कोसाइन होता है, या अगर हमें डी पता हो जैसे एक्स वाई जेड तो हम डीसीज निकाल सकते हैं। कैसे? एल इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर। ठीक है, देन आफ्टर मैं कुछ स्टैंडर्ड चीजों पर चर्चा करूंगा अब आपसे। पहला डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ भाई, एक्स एक्सिस के डीसीज क्या होंगे? तो वो होंगे 1 0 0। बोले क्यों? हाँ भाई, अभी बात करो, हम बात चर्चा कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, बात करते हैं एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल बनाती है। तो एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगी? बोले 0। तो अल्फा 0 हो गया, यानी एल बराबर होता है कॉस अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा मतलब कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो एल की वैल्यू 1 आ गई या नहीं आ गई? अच्छा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है? बोले साहब 90 डिग्री। 90 यानी बीटा हो गया 90। एल बराबर कॉस बीटा मतलब कॉस 90 मतलब 0। ऐसे ही सिमिलरली गामा एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है? बोले 90। क्योंकि हम चर्चा एक्स एक्सिस की कर रहे हैं ना, तो हम एक्स एक्सिस की तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस क्या एंगल बना रही है एक्सिसों के साथ। तो बोले साहब ये आ गया। तो क्या डीसीज आई एक्स एक्सिस के 1 0 0 आ गई या नहीं आई? सिमिलरली अगर मैं आपसे डीसीज ऑफ वाई एक्सिस की चर्चा करूं तो क्या होंगे? बोले भैया 0 1 0। और डीसीज ऑफ जेड एक्सिस की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो क्या वो 0 0 1 हो जाएंगे क्या? टैली कीजिए तो इस लाइन को जरा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे डीसीज हो गए एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के एंड जेड एक्सिस के। क्यों मेरी बेटा? यहां तक मेरी बात सबके दिमाग में चमक कर आ गई है? ठीक है, तो अब ये तो हुई इसकी बात। अब मैं इसके ऊपर एक और चर्चा करूंगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस और वेक्टर्स when DCs are given। जब DCs दिए हों तो DCs are given, जब DCs दिए हों लाइन या वेक्टर के तो एंगल का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो मान लेता हूं लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are DCs of two lines। दो लाइंस के डीसीज हैं, मान लिया मैंने दो लाइनों के डीसीज हैं L1 M1 N1 and L2 M2 N2। ठीक है, तो देन एंगल बिटवीन देम थीटा is given by cos theta equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। तो उनके बीच में जो एंगल का फॉर्मूला होगा वो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होगा। बोले ये कैसे बन गया साहब? हमने तो अभी दूसरा पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है,